हाँ जी बच्चों, तो आज की क्लास में हमारे को करना है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का नेक्स्ट पार्ट। आगे के लिए हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर टॉपिक्स किए थे और टॉपिक्स के अंदर हमारे जो हमने देखा था कि फ्री रिजर्व्स का कैसे और स्पेसिफिक रिजर्व का कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, साथ ही हमने गुडविल का ट्रीटमेंट पहले ही सीख लिया था। ठीक है जी। और ये सारी चीजें करने के बाद में हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना सीखा था और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज के ट्रीटमेंट भी सीखे थे। तो आज हम करने वाले हैं अपना टॉपिक स्टार्ट, अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के साथ में। आइए ये क्या होता है इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है आप लोगों के सामने कि ए एंड बी जिनकी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 थी, उनकी कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट का मतलब है बच्चों कि सारी चीजें एडजस्ट करने के बाद, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हो, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हो, लॉस टू डेट हो, जनरल रिजर्व का बैलेंस हो, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद कितनी थी उनकी कैपिटल? सर 80,000 रुपीज थी एंड 60,000 रुपीज थी। ठीक है जी। उन्होंने सी को एडमिट किया फॉर 35,000 एज कैपिटल एंड 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने 35,000 रुपए की कैपिटल और 1/5 शेयर देने का बात बोली, मतलब कि 35,000 रुपए जो है वो सी लेकर के आएगा और साथ ही 1/5 शेयर लेगा। ठीक है जी। 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। यानी कि जो 1/5 शेयर है ना, 1/5 शेयर वो किससे ले रहा है? 1/5 शेयर ये इक्वली ले रहा है किससे? ए से और बी से। ठीक है, ए से और बी से 1/5 का कितना हो गया ये सर? 1/10 हो गया और 1/10 हो गया, इक्वल इक्वल ले रहा है। ठीक है जी। कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। इसका मतलब क्या हुआ? अब पता है क्या है? अब पता है क्या है? हम लोग ये कहते हैं कि हमारे को है ना न्यू फॉर्म की, इस टॉपिक का मतलब क्या है कि न्यू फॉर्म की हमें चाहिए न्यू कैपिटल्स। न्यू फॉर्म की हमें न्यू कैपिटल्स चाहिए। ठीक है जी। और न्यू कैपिटल्स के लिए हम किसी को बेस मान लेते हैं। तो हमने किसकी कैपिटल को यहाँ पे बेस मान लिया है? यहाँ पे हमने कैपिटल को बेस मान लिया है सर सी की कैपिटल को। सी की कैपिटल को हमारा जो है बेस है। तो नंबर 1 सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? बेस कैपिटल। तो हमारी यहाँ पे बेस कैपिटल किसकी है? बेस कैपिटल है सर सी की, सीज कैपिटल। और वो कितनी है सर? 35,000 है। अच्छा सर, 35,000 अगर बेस कैपिटल है और 1/5 शेयर के लिए है, तो बताइए टोटल कैपिटल कितनी होगी? 5/1 कर देंगे, टोटल कैपिटल निकल करके आ जाएगी। ये कितनी आ जाएगी? 1,75,000 रुपीज। 1,75,000 रुपीज। ओके। अच्छा जी। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? ए बी और सी में। ए बी और सी के अंदर कैसे करेंगे? देखो जी, ए और बी इस तरीके से। ए की ओल्ड कैपिटल, ओल्ड शेयरिंग रेशियो क्या थी? 3/5 और बी की 2/5। इसमें से अगर मैं इनका शेयर जो इन्होंने सरेंडर किया है वो निकाल दूं, वो कितना था? अभी देखा था हमने 1/10 था, माइनस कर दिया 1/10, क्योंकि गया है ना इसलिए माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा सर? न्यू इनका शेयर आ जाएगा 5/10 और 3/10। ठीक है जी। ओके। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी आ गई सर? देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3 उसका तो हमें मालूम ही है कितना है। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 2। ठीक है, उसका तो 1/5 है, वो हमें मालूम ही है। अच्छा जी।
ये तो समझ में आता है ना ये 2 कैसे आ गया। अब इसको हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना है। 5:3:2 की रेशियो में हम बांट देंगे। क्या आ जाएगा बताओ जी, कितना आ जाएगा बताओ बताओ। 175 को डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ, कुछ काम तुम भी करो, जल्दी जल्दी बताओ। इसका तो अपना 35,000 है ही है, ये न्यू प्रॉफिट। हाँ बताओ। गुड मॉर्निंग दिवाकर सर। हाँ जी, तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ये कैपिटल आ गई, ठीक है। अच्छा, इनकी ओल्ड कैपिटल कितनी थी? ये थी इनकी न्यू कैपिटल, और इनकी ओल्ड कैपिटल कितनी थी? सर ओल्ड कैपिटल ए की थी 80,000 और बी की थी सर 60,000, ठीक है। अच्छा, सोचने वाली बात है कि ए की जो कैपिटल थी वो ऑलरेडी कितनी थी? 80,000 थी, और उसकी न्यू कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 87,500। तो भाई उसको 7,500 और लेकर के आने पड़ेंगे ना, मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर, तो ये लेकर के आएगा, ही हैज टू ब्रिंग, इसको लाना पड़ेगा। और देखो न्यू कैपिटल कितनी है उसकी? 52। ई की न्यू कैपिटल कितनी है? 52,500, और उसकी ओल्ड कैपिटल कितनी थी? 60,000 थी, यानी कि इसको विड्रॉ करनी पड़ेगी। कितनी है, कितना है ये डिफरेंस? 7,500 विड्रॉ करना पड़ेगा। और ये ब्रिंग, ठीक है जी। तो अब न्यू कैपिटल क्या हो जाएंगी? सर न्यू कैपिटल्स हो जाएंगी, न्यू कैपिटल्स हो जाएंगी 87,500 ए की, बी की हो जाएगी सर 52,500 और सी की हो जाएगी 35,000 रुपीज। ये है, और जिसमें कि ए को लेके आनी पड़ेगी 7,500 और बी को निकालनी पड़ेगी 7,500। बोलो जी, कोई दिक्कत है इसमें? ही आगे चलो, आगे चलो। आ गया सर। ठीक है जी, नोट कर लिया? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो जी आगे क्या लिखा हुआ है। ए एंड बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी? 3:2 थी। कैपिटल ऑफ ए आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ये कितनी थी? 90 और 70,000 थी। कैलकुलेट इनकमिंग कैपिटल, इनकमिंग पार्टनर्स प्रोपोर्शनल कैपिटल एंड सरप्लस या फिर शॉर्टेज ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, यानी कि किसने ज्यादा, किसने देना था और किसने निकालना था, ये भी हमें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। इफ, पॉइंट नंबर ए क्या कहता है? if C is contributed proportionate capital of 1/5 share or 1/5 share of the total capital of new firm, यानी कि सी की कैपिटल को हमने क्या कर लेना है जी? हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास में 1/5 कैपिटल है, 1/5 कैपिटल, 1/5 शेयर है किसका? सी का। सी का शेयर प्रोपोर्शनेट कैपिटल का कितना है? 1/5। ओके, तो हम लोग उस हिसाब से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर, टोटल ऑफ ए एंड बी कैपिटल, क्योंकि हमें क्या करना है जी? पुरानी फॉर्म के 1/5 के बराबर करना है, ठीक है। और ये कितना था? ये था हमारा 1,60,000। अब सोचने वाली बात है, अगर न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, अगर न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए, तो रिमेनिंग पर्सन जो होंगे उनकी कैपिटल कितनी होगी? 4/5 नहीं होगी क्या? बोलो, अगर न्यू पार्टनर की कैपिटल जो है वो 1/5 है, तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कितनी होगी? 4/5 होगी, जाहिर सी बात है। और 1,60,000 जो है वो क्या है? वो 4/5 है, क्योंकि वो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल है, ठीक है सर।
अगर ये 4/5 है, देयरफॉर न्यू कैपिटल कितनी हो जाएगी? न्यू कैपिटल ऑफ फर्म हो जाएगी सर, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1,60,000 का 5/4 कितना हो गया? ये हो गया सर 2 लाख रुपीस, है ना? 2 लाख रुपीस। इसको हटा देते हैं यहां से क्योंकि ये तो कॉमन सेंस सी बात है। अच्छा सर, 2 लाख रुपए हो गया। अब 2 लाख में सी का शेयर कितना है? सी का शेयर कितना है सर? 2 लाख रुपए में 1/5 जो कि बनता है 40,000 रुपए। तो ए पार्ट के हिसाब से ए कितना लेकर के आएगा सर? 40,000 रुपए लेकर के आएगा। अच्छा, अब बी पार्ट में लिखा हुआ है, कहता है सी की कैपिटल निकालो 1/4 के लिए, तो हम निकाल देंगे। ठीक है जी, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म हमें मालूम है, अब वो कितनी है? 1,60,000 है। ठीक है, 1,60,000 का 1/4 कितना होता है सर? वो भी 40,000 ही होता है। बी पार्ट के हिसाब से भी 40,000 ही आ गया। जहां पे उन्होंने पूछा था कि अगर सी कंट्रीब्यूट करता है 1/4 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब कंबाइंड कैपिटल ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर कितनी थी? 1,60,000 थी और उसका 1/4 40,000। बताओ, ये तो लड्डू सी चीज थी। थर्ड क्या बोलता है वो? थर्ड बोलता है, कहता है कि ना सर उनका कंट्रीब्यूशन बताओ। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दी हुई है हमारे को, अब इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, 3:1:1 दी ही हुई है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। अच्छा, टोटल कैपिटल कितनी निकाली थी हमने सर? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकाली थी सर 2 लाख रुपए, अभी ऊपर निकाली थी ए पार्ट में। ठीक है, अब इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं सर ए, बी और सी में। ए, बी और सी में, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। ये कितना आ जाएगा? 3:1:1 में बांटना इसको 2 लाख रुपए को, 3:1:1 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये 1,20,000 है ना, और 40,000 और 40,000। ठीक है, जबकि उनकी ओल्ड कैपिटल कितनी थी? ये न्यू कैपिटल, और ओल्ड कैपिटल कितनी थी सर? ओल्ड थी इसकी 90,000 और इसकी 70,000। अब देख लो, न्यू कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी थी यहाँ पे? ए के लिए 1,20,000, ऑलरेडी उसने कितनी इन्वेस्ट कर रखी है? 90,000, तो वो और ले करके आएगा। ब्रिंग कितना सर? 30,000 रुपीज और लेकर के आए। 40,000 रुपए की कैपिटल की जरूरत थी बी की, ऑलरेडी उसने 70,000 इन्वेस्ट कर रखा है, यानी कि वो 30,000 ले करके जाएगा, विड्रॉ करेगा। और इसका कुछ नहीं, ये तो 40 का 40। ठीक है जी, ए, बी और सी पार्ट तीनों कॉपी कर लो फटाफट से। सर सर जी जनाब, ये ए में आपने न्यू कैपिटल ऑफ फर्म में थोड़ा सा तेज बोलो। सर ये ए पॉइंट में आपने जी। न्यू कैपिटल ऑफ फर्म को रेसिप्रोकल क्यों किया है? बेटा देखना, मैंने सबसे पहले यही तो बताया कि देख, पहले पढ़ो फर्स्ट पार्ट में लिखा क्या। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ सी ने कंट्रीब्यूट किया प्रोपोर्शनेट कैपिटल फॉर 1/5 शेयर और 1/5 शेयर ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब देख, सोचने वाली बात है कि भाई इन लोगों ने क्या किया होगा, कैपिटल करनी है हमें, निकालनी है। ये न्यू वाले भाई साहब लेकर के आ रहे हैं कितना? 1/5 शेयर। तो जो रिमेनिंग पर्सन होंगे उनकी कैपिटल कितनी होगी? 4/5 होगी, मानते हो? 4/5 होगी। अब हमारे पास में 4/5 का अमाउंट दिया हुआ है कितना? 1,60,000। ए और बी का टोटल अमाउंट दिया हुआ है ना? हाँ सर। तो 1,60,000 अगर ये है तो इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा ना भाई। इफ 1,60,000 इज
4/5 share, then what would be total share? That is 5/1. ठीक है, सॉरी 5/4. तो 5/4 उल्टा रिसिप्रोकल कर दूंगा तो 2 लाख रुपए टोटल कैपिटल आ जाएगी, इसलिए मैंने ऐसा किया. ओके सर. और बताओ जी, और किसी को कुछ पूछना हो? नोट करो फटाफट से. देखो जी, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? हिडन गुडविल. हिडन गुडविल किस तरीके से निकाल लेते हैं हम? सर हमने हिडन गुडविल निकालना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर में भी सीखा था, लेकिन चलो रिवाइज कर लेते हैं. देखो जी, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं. यहाँ पे बोला गया है कि ए एंड बी जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 थी, पार्टनर थे और उनकी कैपिटल थी 30,000 एंड 20,000 ऑन द डेट ऑफ सीज एडमिशन फॉर 1/5 शेयर हु ब्रिंग 40,000. फॉलोइंग आर द बैलेंसेस. P&L का क्रेडिट बैलेंस था, P&L का क्रेडिट बैलेंस था सर. ठीक है, ये हमारा बैलेंस शीट है. ठीक है जी. रिजर्व्स थे 55,000 रुपए के. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था 1,000 रुपए का. ठीक है ना. ओके, तो अब वो हमारे को देखना है कि भाई किस तरीके से हम करेंगे. अब देखो यहाँ पे हमारे पास में है 6,000 रुपए, तो ये हमारी P&L अकाउंट है. P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है. डेबिट होता तो मतलब लॉसेज होते, जनरल रिजर्व होते हैं. ठीक है, समझ के करेंगे इसको कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है. 55,000 है. ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये हमारे एक तरीके के एसेट्स होते हैं जिसको कि हम राइट ऑफ कर रहे होते हैं. ठीक है जी, और वो कितना है सर? 1,000 है. ओके, अब देखो हम क्या कहते हैं, इनकी कैपिटल भी दी हुई थी ए और बी की 30 और 20. ए और बी की 30 और 20 ये कैपिटल भी दी हुई थी. ठीक है जी, ये हमारे पास में दिया हुआ है. अब पार्टनर्स कैपिटल को इफेक्ट करने वाली चीजें कौन कौन सी रहेंगी? सर प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर किसका अधिकार होता है? लास्ट क्लास में सिखाया था सर, पार्टनर्स का होता है. जनरल रिजर्व में फ्री रिजर्व्स हैं सर, उसी का ही होता है. और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पहले राइट ऑफ होने थे हमारे P&L अकाउंट से, लेकिन अब क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म खत्म होकर नई पार्टनरशिप फॉर्म बन रही है और उसमें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाने नहीं है, तो ये कैपिटल से ही एडजस्ट होंगे. यानी कि ये जो है ये एक तरीके से उसकी कैपिटल को कम करेगा, बाकी ये दोनों जो है ये इसकी कैपिटल को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा. ठीक है जी. अब इसी चीज को देखते हुए हम क्या कहते हैं कि हमारे को निकालनी है जी नेटवर्थ. ठीक है, नेटवर्थ या फिर पार्टनर की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स. ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं कि हमारे पास में नेटवर्थ है. सबसे पहले नेटवर्थ कैसे निकालते हैं हम? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी. ये निकलती है हमारी. तो इसका मतलब क्या हो गया? ये वाला पोर्शन माइनस ये आउटसाइड वाला पोर्शन, ये कैपिटल को छोड़ करके. तो देखो अगर हम एम्फेसिस करें, अगर हम देखें तो दिस माइनस दिस इज व्हाट? दिस है ना, ये वाला पोर्शन, और वो तो हमने अभी निकाल ही लिया. तो अब हमारी नेटवर्थ के मायने जो हैं वो बदल जाएंगे. वो क्या हो जाएंगे? हमारी कैपिटल ही हमारी नेटवर्थ की तरह से काम करेगी. तो हम क्या बोलेंगे इसको? सर नेटवर्थ कितनी है? सर कैपिटल. यहां पे हमारी नेटवर्थ का मतलब क्या है? सर कैपिटल प्लस हमारे P&L अकाउंट के बैलेंसेस प्लस जनरल रिजर्व और माइनस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये है हमारे पास में. तो कितना हो गया ये? 30,000. प्लीज कैलकुलेट करके बताना मेरे को. 20,000 है और अपना 6,000 है, 55,000 है और प्लस 1,000 है. ओ माइनस 1,000. बताना जी कितना आ गया ये? बताना.
1,10,000. अच्छा, इसमें एक कैपिटल हम डालना भूल गए, 40,000 ये वाली प्लस 40,000 नए पार्टनर की, तो ये कितना हो जाएगा? 110 बोला ना आपने, 40 तो 150। ठीक है जी, 150। अच्छा जी, चलो ये तो हमारी आ गई एक पॉइंट। अब हम क्या कहते हैं जी? अब हम ये कहते हैं कि सर टोटल जो हमारे पास में आती है कैपिटल्स कितनी है? कैपिटल ऑफ फर्म। सर हमारी कैपिटल ऑफ फर्म है, अगर एक बंदा 40,000 रुपए लेकर के आ रहा है, कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए, तो बताओ टोटल कैपिटल कितनी होगी? 5/1 कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा सर? 2 लाख। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही हमारी हिडन गुडविल है। याद आया? कितना है ये? 50,000 रुपए। तो हम कह सकते हैं हिडन गुडविल इज इक्वल टू 50,000, और शेयर इन गुडविल अगर हम बोले, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इन गुडविल, तो 50,000 का 1/5 है ना सर? 10,000 रुपीज। ठीक है जी, नोट करो इसको। देखो जी, इसके अंदर क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर? ये फुल फ्लैज क्वेश्चन है हमारे पास में। ए और बी पार्टनर थे, 2:1 की रेशियो के अंदर। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट के अंदर मेरे को जो मोटा मोटा दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है सर? रिजर्व दिखाई दे रहे हैं, इधर की तरफ कुछ नहीं दिखाई दे रहा। रिजर्व्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं सर? रिजर्व्स कहाँ जाते हैं सर? ये ओल्ड पार्टनर्स के पास में जाते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के पास जाते हैं, ओल्ड रेशियो के अंदर। ठीक है सर, ये हमने सीखा था लास्ट क्लास में। ठीक है, अब बाकी सारी चीजें तो नॉर्मली लिखी हुई हैं। आ जाओ जी, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? लिखा हुआ है कि पी और क्या नाम है, दे एग्री टू एडमिट पी एंड क्यू, यानी कि दो पार्टनर तो पहले से ही थे, दो पार्टनर और जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्म को, नए पार्टनर जिनका की नाम है पी एंड क्यू। ठीक है, पहले से कौन थे? ए और बी थे। ओके, और इस काम के लिए उन्होंने क्या माना है? उन्होंने बोला है कि भाई हमारे पास में ये 3 साल के प्रॉफिट्स हैं, ये 3 साल के प्रॉफिट्स हैं, इनको आप वेटेड एवरेज मेथड पे जो है वो ट्रीट कीजिए लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट पे। ठीक है जी, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 2 ईयर्स हैं। ठीक है सर, हम कर सकते हैं इसको वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से। हमने गुडविल को वैल्यूएट करना सीखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया हमने। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ? वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर रिड्यूस्ड बाय 10%। हाँ जी, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? मुझे नहीं आती, आप बताओगे, जल्दी बताओ सर, बोलो जल्दी बोलो। बताई थी, सीखी थी हमने लास्ट क्लास में, जल्दी बताओ क्या क्या इसकी जर्नल एंट्री बनेगी? एसेट कम हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, यस, Account debit to टू प्लांट एंड मशीनरी in the अकाउंट, account. स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी, टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी 10% से कम हो जाएगा, जितनी भी इसकी वैल्यू ऊपर दी हुई होगी। ठीक है, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 10,11,000 रुपए। लो जी, पहले तो इसकी बिल्डिंग की वैल्यू चेक कर लो, 9 लाख रुपए थी, ये बढ़ गई है, ये बढ़ गई है, तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी सर? ऊपर वाले की रिवर्स एंट्री बन जाएगी। क्या? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बिल्डिंग डेबिट Revaluation account. और रिवैल्यूएशन क्रेडिट। ठीक है, कितने रुपए से सर? दोनों के डिफरेंस से। अच्छा, अगला लिखा हुआ है देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 10,000 रुपीज। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को जब मैं रिकॉर्ड करता हूं तो एंट्री क्या बन जाती है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, या फिर टू लायबिलिटी अकाउंट, क्योंकि वो एग्जिस्टेंस में आ रही है। नेक्स्ट लिखा हुआ ए बी पी क्यू, A, B and PQ agree to share profit and losses in the ratio of this 3:2:1:1. ओके, यानी कि ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है।
द वैल्यू ऑफ रिजर्व एंड वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी and the value of asset other than cash were not be altered. इसका मतलब क्या होगा कि सर हमारे जो रिजर्व्स हैं, जो बाकी बची हुई लाइबिलिटी हैं, अब देखो अगर इसके अंदर हमारे पास में लाइबिलिटीज की वैल्यू भी यहाँ पे दी हुई है, उनके बारे में क्या बोला गया है, बाकी जो लाइबिलिटीज हैं, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेएबल्स हैं और रिजर्व्स के बारे में बोला गया कि उनकी वैल्यूज जो हैं वो चेंज नहीं हुई। ठीक है, कोई ऑल्टरेशन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा रिवैल्यूएशन पे। आगे लिखा हुआ पी एंड क्यू वर ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट कंसीडरिंग बीज कैपिटल इज द बेस ऑफ ऑल एडजस्टमेंट। मतलब समझ में आया? अभी हम क्या कर रहे थे, एक को बेस मानते थे ना, तो हमने किसकी कैपिटल को बेस माना है? सर बी की कैपिटल को बेस माना है, यानी कि बी की कैपिटल जो है ना वो बिल्कुल सही है और उसके हिसाब से ही बाकियों को करना है। 4 लाख जो है वो एकदम सही है, ये कहना चाहता है कि 4 लाख जो है वो एकदम सही है। कितने शेयर के लिए? बताओ कितना शेयर मिल रहा था इसको? 7 है ना, 2/7 है ना, मल्टीप्लाई नहीं करना। 4 लाख जो है वो क्या है? 2/7 और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल कितनी होगी हमारी कैपिटल? बता दो मेरे को। सर 4 लाख का 7/2 कर देंगे, ये हमारी टोटल कैपिटल आ जाएगी और फिर उसको उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जैसे होगा। पूरा क्वेश्चन हो गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया। अब जरा एक बात देखना, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, ये एक चीज लिखी हुई है, ये वाला एफ पॉइंट जो था इसके अंदर क्या लिखा हुआ था? वैल्यू ऑफ रिजर्व लाइबिलिटी एंड द एसेट अदर देन कैश वर नॉट बी ऑल्टर्ड, लिखा हुआ था ना। अब पकड़ता हूं मैं इस चीज को, तो बताओ अगर मैं ये सारे रीवैल्यूएशन बनाने के बाद में उनकी वैल्यू को चेंज ना करूं अदर देन कैश, अगर मैं उनकी वैल्यू को चेंज ना करूं तो ये कौन सा वाला क्वेश्चन है? सर ये वो वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर की हम क्या करते थे, वापस से रिवर्स कर देते थे वैल्यूज को, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, है कि नहीं है? बोलो। मतलब नई पार्टनरशिप फॉर्म पता क्या कहती है? नई पार्टनरशिप फॉर्म कहती है, कहते हैं जी एज इट इज रहने दो सारी चीजों को, सारी वैल्यूज को एज इट इज रहने दो। जब सारी चीजें एज इट इज रहती हैं तो ये जो ऑल्ट्रेशन हुई है, जो हमने ऊपर की है, ये कहां से होती है? पार्टनर की कैपिटल से होती है ना? याद आया पिछली क्लास का? अब देखो जो हमने एंट्रीज की थी उसके हिसाब से क्या एंट्री थी? सर स्टॉक की वैल्यू कम हो गई थी 30,000 रुपए से, प्लांट एंड मशीनरी कम हो गया था 30,000 रुपए से, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी कितने की? 10,000 रुपए की, बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई थी इतने लाख रुपए से। यही उनने ऊपर जनरल एंट्रीज बनाई थी। और इन सबको करने के बाद में हमारे पास में कुछ प्रॉफिट्स आ गए थे जिनको कि हमने ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया था। और ये कितना था? 14,000 और 7,000। ठीक है, बांट दिया सर हमने। अब क्योंकि नई फर्म ने ये डिसाइड किया है, वो कहानी याद है ना ऑडिटर वाली, लास्ट क्लास में जो सुनाई थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली, तो उसके अंदर क्या था? उसके अंदर यही था कि सर अब ये क्या करना चाहते हैं? ऑल्ट्रेशन नहीं दिखाना चाहते, यानी कि अगर ये ऑल्ट्रेशन दिखाएंगे तो इनका स्टॉक 30,000 रुपए से कम हो जाएगा, बैलेंस शीट पे इफेक्ट पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी 50,000 से कम हो जाएगी। लेकिन ये कहते हैं हम ऐसा नहीं करना चाहते, तो सारी एंट्रीज क्या हो जाती हैं? रिवर्स हो जाती हैं। जिस स्टॉक को इन्होंने घटा दिया था 30,000 रुपए से, उसको वापस से हमने बढ़ा दिया। जिस प्लांट एंड मशीनरी को घटा दिया था उसको हमने वापस बढ़ा दिया। जिस अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को इन्होंने रिकॉर्ड किया था हमने उसको वापस से रिवर्स कर दिया। जिस बिल्डिंग की वैल्यू इन्होंने बढ़ा दी थी उसको हमने वापस से कम कर दिया। तो जब ये ऑल्ट्रेशन जो हमने की थी उसका रिवर्स इफेक्ट कर दिया, तो वहीं का वहीं आ गए ना हम। अब
ये चीजें, ये जो हमारे प्रॉफिट्स थे ये किस में बदल गए सर? लॉसेस में बदल गए। और लॉसेस किसके अंदर ट्रांसफर होंगे? लॉसेस ट्रांसफर होंगे सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, न्यू पार्टनर्स के अमंग। क्यों सर? देते समय तो ए और बी को यानी कि ओल्ड पार्टनर्स को प्रॉफिट, और जब रिवर्स कर रहे हैं तो न्यू पार्टनर्स के साथ में। क्यों सर? क्योंकि सर ये सारा का सारा कार्रवाई हुई किस वजह से है? ये सारा का सारा कार्यक्रम क्यों चला है? क्योंकि हमारे पास 2 नए पार्टनर आए हैं। याद है मैंने लास्ट क्लास के अंदर इसकी पूरी की पूरी कहानी सुनाई थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम न्यू पार्टनर्स में देंगे, इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है, जिससे कि इनका अमाउंट कितना बनता है? 9, 6, 3 और 3। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल जो है वो आपस में डेबिट और क्रेडिट हो जाएगी इनकी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऊपर वाले में क्रेडिट होगी इनकी कैपिटल ए और बी की, और जब डेबिट होने का समय आएगा तो चारों की कैपिटल डेबिट होगी क्योंकि लॉसेस हुए थे। अच्छा जी, अब आओ देखें हमारी बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल ओपनिंग कितनी थी? 8 लाख और 4 लाख। हमें न्यू कैपिटल भी निकालनी है, और हमने देखो यहाँ पे ये कैलकुलेट किया था जिसका जवाब मुझे अब तक आपने नहीं दिया है कि 4 का इंटू 7/2 कितना होगा। चलो पहले तो न्यू कैपिटल निकाल लेते हैं और शेयर ऑफ गुडविल निकाल 14 लेते हैं, सर। ठीक है। अच्छा कोई 14 बात, लाख होता है सर। अच्छा कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? सबसे पहले हम कर लेते हैं हमारे पास में, सबसे पहले हम कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करने के लिए हमने 4 साल के प्रॉफिट्स लिए, 3 साल के प्रॉफिट थे सॉरी, 1, 2, 3 का वेट दे दिया इनको, ये उनका अमाउंट आ गया और ये टोटल आ गया। इसको नंबर ऑफ वेट से हमने डिवाइड करके निकाल लिया, 42,000 का एवरेज आ गया, और नंबर ऑफ ईयर परचेज यानी कि 84,000 की हमारी टोटल गुडविल आ गई, ठीक है जी। अब ये जो गुडविल है 84,000 रुपीज की, 84,000 रुपीज की, इसमें इसको लेंगे कौन? इसके अंदर से जो शेयर बनेगा, जितना ए और बी ने सेक्रीफाइस किया था उतना शेयर ए और बी को मिलेगा, और जितना गेन हुआ था वो गेन किसको उठाना पड़ेगा? सी और डी को उठाना पड़ेगा अपने गेनिंग रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? हमने कैलकुलेट किया हुआ है, अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो तो ये देखो, यहाँ पे पहले तो हमने ये वाला आंसर जो है ये निकाल लिया, उसके बाद में एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कर रहे हैं। अब एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के अंदर पार्टनर्स के कैपिटल ओल्ड रेशो के अंदर क्रेडिट हो जाते हैं, किस वैल्यू से सर? ये 84,000 की वैल्यू से। किस रेशो में? ओल्ड रेशो के अंदर। किसके? ए और बी के, ए और बी के। यानी कि अगर टोटल मैं बोलूं जी कितनी है? 84,000 है, 84,000 को हमने इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 56 और 28 के अंदर ओल्ड रेशो में। और फिर जब डेबिट करने की बात आई तो किस में डेबिट कर दिया सर? चारों में डेबिट कर दिया, जैसे कि अभी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ में किया था, ठीक। तो यहाँ पे देखो, क्या देते समय 56, लेते समय कितना? 36। तो इसका मतलब देते समय 20, यानी कि दोनों का एडजस्टमेंट करने के बाद देते समय 28, लेते समय 24, तो इसका मतलब देना कितना है? 4। सी के बारे में देना तो कुछ नहीं है, लेना ही लेना है, 12 और 12 ये दोनों का है हमारे पास में, ठीक है। तो ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी जिसके अंदर की सी और डी का अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, कितने रुपए से? 12,000 ईच से, और ए और बी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 20,000 और 4,000 रुपए से। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए ने है ना मैक्सिमम, ए को देखो ज्यादा पैसे मिल रहे हैं ना, 24,000 रुपए में से 20,000 मिल रहे हैं, और इसको सिर्फ 4 मिल रहे हैं 24 में से। तो इसका मतलब इसका मैक्सिमम सेक्रीफाइस किसका है? ए का है, और बी का थोड़ा सा प्रोपोर्शनेटली कम है, काफी कम है वैसे, ठीक है। तो ये हमारी एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का हमने उसी तरीके से ट्रीटमेंट किया जैसे कि हमने ऊपर रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट्स में किया, देने और लेते समय। अच्छा जी, अब हम कहते हैं
कि हमारे को करना है क्लोजिंग कैपिटल पता करनी है, हमारे को क्लोजिंग कैपिटल पता करनी है। ठीक है जी। क्लोजिंग कैपिटल का बेस क्या है सर? बी है। क्लोजिंग कैपिटल का बेस क्या है सर? बीस कैपिटल है। अच्छा, सिर्फ 20 कैपिटल नहीं, 20 कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। आपने जितने भी क्वेश्चन किए सबके अंदर यही था ना, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सारे क्वेश्चंस के अंदर यही था ना, यही बोला था ना, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो सर ऊपर देखो, हमारे पास में आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट हम करेंगे। अच्छा, ये तो हमारा रॉ था, मैंने मान लिया था कि भाई ये सिर्फ इसी का ही अमाउंट है, इतना ही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लाख का किया था। लेकिन 4 लाख का नहीं करेंगे, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट करेंगे। तो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट हमारे को ना क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? हमारे को करना पड़ेगा सर एक काम कि हमें बी का कैपिटल अकाउंट सबसे पहले बनाना पड़ेगा। आ जाते हैं जी बी के कैपिटल अकाउंट में। ये हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, इसमें हम सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे बच्चों बी के अकाउंट पे। बी की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी सर? 4 लाख रुपए। उसके मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन से अकाउंट डेबिट अकाउंट क्रेडिट कितना हुआ सर? 7,000 रुपए से। अच्छा, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट से अकाउंट डेबिट कितना हुआ था सर? 6,000 रुपए। ठीक है जी। फिर उसके बाद में हमने उसको क्या दिए जी? रिजर्व्स दिए। रिजर्व्स में उसका अमाउंट क्रेडिट कितना हुआ? 1,75,000 रुपीस। लेकिन यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सर आपको रिजर्व्स और बाकी लाइबिलिटीज की वैल्यू एज बिफोर रखनी है। यानी कि ये सिचुएशन क्या है? ये सिचुएशन है सर जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, कि वो लोग क्या समझते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि हमारे को रिजर्व जो है ऐसे के ऐसे बनाने हैं। यानी कि ओल्ड रिजर्व कितने थे? ओल्ड रिजर्व जितने थे उतने के ही पड़े रहने चाहिए। तो यहाँ पे जब तक हमने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, अगर नहीं दिया होता क्वेश्चन में, ये वाली लाइन नहीं दी हुई होती। कौन सी लाइन नहीं दी हुई होती? ये वाली लाइन, कि द वैल्यू ऑफ रिजर्व्स, यानी कि वो रिजर्व्स की भी डिमांड कर रही है कि रिजर्व्स को एज इट इज ही बना रहने दो। अगर ये नहीं दिया होता तो हम क्या करते? सिर्फ ये वाली एंट्री करते जो मैंने यहां लिखा था, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अब पता है वो क्या कहते हैं? कहते हैं हमारे जो रिजर्व्स है ना वो एज इट इज बने रहने चाहिए। हमारे जो रिजर्व्स है ना वो एज इट इज बने रहने चाहिए। हमने कहा ठीक है। तो सबसे पहले तो वो पार्टनर बोले, कहते हैं जो पुराने वाले रिजर्व्स हैं इनके ऊपर तो हमारा अधिकार है। ठीक है जी। तो ये रिजर्व्स कितने थे? 5,25,000 रुपए के थे। तो अब इसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे? ए, बी और सी, डी किसका अधिकार है सर? ए और बी का अधिकार है। ठीक है सर, ए और बी का अधिकार है, तो उनकी शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, ओल्ड रेशियो के हिसाब से इनके पास बनता है 3,50,000 और 1,75,000। 3,50,000 और 1,75,000। ये रिजर्व्स इनको क्या होंगे सर? मिलेंगे। मिलेंगे तो इनका अकाउंट बढ़ जाएगा, यानी कि क्रेडिट हो जाएगा, और सी और डी को कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा जी, अब नए रिजर्व्स बनाए जाएंगे उतने ही, कितने? 5,25,000 रुपए के। 5,25,000 रुपए के। तो अगर बनाए जाएंगे तो भाई सबका कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा। तो सबका कंट्रीब्यूशन कितना कितना होना चाहिए? सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इतना, 2, 25, 1.5, 75, 75, 2, 25, 1.5 लाख, 75,000 और 75,000, ये कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो इससे क्या होगा? इनका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। भाई जब रिजर्व का पैसा इनकी कैपिटल में से खींचूंगा तो कैपिटल कम हो जाएगी ना, कैपिटल कम होती है तो डेबिट हो जाती है। अब पता है ए और बी क्या कह रहे हैं? ए और बी कहते हैं कि यार सर ये क्या ड्रामा है, हम एक सिंगल एंट्री भी बना सकते थे इस चीज के लिए, सिंगल एंट्री भी बना सकते थे। क्या एंट्री बना सकते थे? हम ये एंट्री बना सकते थे कि इसको क्रेडिट करना है 350 और डेबिट करना है 225। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आ जाता सर? क्रेडिट बड़ा है ना, तो क्रेडिट अमाउंट यहां आ जाता। फिर
यहाँ पे क्या है जी 175 और ये कितना है 1,50,000। तो ये भी अमाउंट क्रेडिट वाला ही आ जाता ना, जो भी आ जाता। और इनके अमाउंट आ जाते हैं सर डेबिट वाले, 75,000 डेबिट और 75,000 डेबिट। इसका मतलब एक जनरल एंट्री हम पास कर सकते थे कि सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी, ऐसी एंट्री पास कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर टेक्निकली क्वेश्चन को हर बार हर पॉइंट पे क्या दिया हुआ है, डेबिट किया हुआ है और क्रेडिट किया हुआ है, यानी कि ये लेने वाले ये देने वाले, ये सब कुछ क्यों किया गया है? सिर्फ एक लाइन की वजह से किया गया है सर, जिसमें लिखा हुआ है कि रिजर्व्स जो हैं वो एज बिफोर रहेंगे। एज बिफोर रहेंगे का मतलब क्या है? 5-25 पहले थे, 5-25 ही बने रहेंगे, यानी कि पुराने रिजर्व्स को तो हम ले जाएंगे और फिर नए रिजर्व्स को बनाएंगे सब मिलकर के, ये मतलब है इसका। जैसे कि लास्ट क्लास में सिखाया था कि ओल्ड पार्टनर का राइट होता है जो भी पुराने रिजर्व्स होते हैं। ठीक है सर, मेरे ख्याल है ये बात में किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो अब इससे बी के कैपिटल अकाउंट पे क्या फर्क पड़ेगा? सर बी का कैपिटल अकाउंट एक बार 1,75,000 रुपए से क्रेडिट होगा और एक बार 1.5 लाख रुपए से डेबिट हो जाएगा। ठीक है सर। अब क्या है हमारे पास में, जो गुडविल का अमाउंट था ना, जो हमने अभी निकाला था, ठीक है, उससे एंट्री हुई बाय पी एंड क्यू। इनका अकाउंट क्या हुआ था सर? क्रेडिट हुआ था 20 और 4 से, और उनका क्या हुआ था सर? डेबिट हुआ था 12 और 12 से। तो ये हमने 12 और 12 लिख दिया, वही जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की थी, जो हमने अभी वर्किंग नोट बनाया था। तो सर अब मुझे कंसंट्रेट करना है बी के कैपिटल के ऊपर। क्यों? क्योंकि मुझे इसी की कैपिटल से बेस मान करके टोटल कैपिटल निकालनी है, टोटल कैपिटल निकालनी है। तो मैंने क्या किया, ये क्रेडिट साइड वाले सारे जोड़ दिए, उसमें से माइनस कर दिए ये डेबिट साइड वाले। तो मेरे पास बैलेंस कितना आ गया? मेरे पास बैलेंस आ गया 4,30,000। यानी कि हम क्या मानते हैं, ना तो बी को कुछ लाना है और ना ही बी को कुछ ले जाना है, यानी कि ना ब्रिंग करना है ना विड्रॉ करना है। बी तू जितना है तो बिल्कुल सही है, और तेरे हिसाब से ही हम बाकियों को एडजस्ट करेंगे। ठीक है सर, कर देंगे एडजस्ट, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ऐसा। तो 4,30,000 जो है वो एकदम सही फिगर है, और इसके हिसाब से हमें कैपिटल को एडजस्ट करना है बाकी लोगों की। ठीक है सर, यहाँ पे देखो हमने एडजस्टमेंट की कैपिटल की, 4,30,000 बेस बना, और 4,30,000 कितना था सर? ये था 2/7। तो बताओ 7/2 कितना होगा सर? 15,05,000 रुपीज। और फिर वही करेंगे हम, 15,05,000 को क्या करेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सिंपल, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 15,05,000 रुपए को। 15,05,000 रुपए को हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सारे पार्टनर्स के अंदर, जो भी उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, जैसा कि हमने अभी जब क्लास शुरू हुई थी तब और क्वेश्चंस के अंदर किया था। तो उस चीज में पी और क्यू की कैपिटल कितनी आ जाएगी उनकी रेशियो के हिसाब से? 2,15,000 रुपए आ जाएगी। 2,15,000 रुपए आ जाएगी। किसकी? पी और क्यू की। हमें निकालनी क्या थी? इन लोगों की कैपिटल ही तो निकालनी थी, इन लोगों की कैपिटल ही तो निकालनी थी। तो चलो ऊपर हमारे पास में देखो, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में पी और क्यू की कैपिटल तो दी नहीं हुई थी। बोला था कि उनको बेस बना करके आप लोग बी की कैपिटल को बेस बना करके इनकी कैपिटल निकाल लो। ठीक है सर, हमने निकाल ली। अब चेक करो इनका बैलेंस सीडी कितना होगा? 2,15,000 रुपए। यानी कि इन लोगों को 2,15,000 रुपए देने होंगे। तो इनकी फाइनल फिगर कितनी आ जाएगी? 2,15,000 रुपए। लेकिन क्या, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, क्या इन लोगों को सच में 2,15,000 रुपए ही देने होंगे? क्या सच में सिर्फ 2,15,000 ही देने हैं? नहीं सर, 2,15,000 तो इनकी कैपिटल है, फाइनल कैपिटल। जबकि इनको क्या करना है? ए और बी को 12,000 रुपए गुडविल के देने हैं,
इन दोनों को नए रिजर्व्स जो बनाने हैं उसमें भी अपना शेयर देना है, और इन दोनों को मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन के अंदर जो लॉसेस आए हैं उसमें भी 3-3 हजार रुपए का पार्टिसिपेशन करना है। यानी कि ये लोग सिर्फ 2,15,000 ला करके छूट नहीं जाएंगे। गलती से भी बेटा इसकी ये एंट्री मत कर देना, गलती से भी इसकी ये एंट्री मत कर देना कि बैंक अकाउंट डेबिट टू पी टू क्यू, मत कर देना। क्योंकि देखो यहां पे इनकी डेबिट साइड पे 12-12 हजार रुपए की गुडविल भी है इनके सिर पे, रिजर्व्स भी बनवाने हैं इनसे हमने, और साथ ही मेमोरेंडम का लॉस भी बियर करवाना है। तो ये टोटल फिगर कितनी बनती है? टोटल फिगर बनती है सर 3,05,000 रुपए। यानी कि ये कहने वाली बात है कि सिर्फ 2,15,000 रुपए इनकी कैपिटल है, वो उनकी क्लोजिंग कैपिटल है। क्योंकि देखो जो बेस था 4,30,000 रुपए, वो बेस आफ्टर एडजस्टमेंट था ना, तो इनका भी तो आफ्टर एडजस्टमेंट ही होना चाहिए ना। और एडजस्टमेंट्स कौन सी हैं? ये सारी हैं। तो अब तक हमने एडजस्टमेंट ऐड नहीं की थी, तो हम ये कहते हैं कि भैया आफ्टर एडजस्टमेंट तुम्हारा अमाउंट 2,15,000 रुपए होना चाहिए। तो ठीक है, एडजस्टमेंट्स कितने की थी वो भी उसमें ऐड कर दो, पता लग जाएगा कि उनको कैपिटल लेके कितनी आनी है, उनको इतनी कैपिटल लेकर के आनी है। ठीक है सर। अब हमारे पास में बी का अकाउंट बन चुका, पी का बन चुका और क्यू का बन चुका, तीनों के बन चुके। आओ अब ए का भी काम कर देते हैं। ए के लिए क्या है? ए के लिए हमारे पास में इसके बैलेंसेस थे, ओपनिंग बैलेंस था सर कैपिटल का 8 लाख, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन से इसको कोई प्रॉफिट्स हुए थे वो 14,000 हमने लिख दिए, फिर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन से इसके लॉसेस हुए थे वो हमने लिख दिए, रिजर्व्स में इसको 3,50,000 रुपए मिले थे, जबकि इसको अपने न्यू रिजर्व्स के अंदर 2,25,000 रुपए देने पड़े थे। ठीक है जी। पी और क्यू से जो उसको पैसे मिले थे ए और बी को, उसमें से ए को मिला था कितना? 20,000 रुपया। ठीक है जी। और इसकी फाइनल कैपिटल कितनी आती थी? किसके बेस के हिसाब से? बी के बेस के हिसाब से इसकी फाइनल कैपिटल आती थी सर 9,50,000 रुपए। जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना सबको कैपिटल का एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसमें इसका कैपिटल कितना आएगा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट? 9,50,000 रुपए। अब सोच करके देखो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे पास में जो है इसकी कैपिटल इतनी थी, यानी कि ये सारी चीजें इसके अंदर ऐड हुई थी, और यहाँ पे क्या है, ये दोनों क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी, तब भी इसका बैलेंस ये 9,50,000 ही है। यानी कि इस पर्सन को ना ही कुछ लेकर के आना है और ना ही कुछ लेकर के जाना है। देखो बेटा यहाँ पे बैलेंस सीडी के अंदर बैलेंसिंग फिगर लिखा हुआ होता है ना, जनरली लिखा हुआ होता है ना, आपने हमेशा देखा है ना। लेकिन देखो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखा हुआ, कैश में बैलेंसिंग फिगर लिखा हुआ है, और कैश के अंदर इसका अमाउंट निल है कि ए भाई साहब को ना कुछ लाना है ना कुछ ले करके जाना है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी काफी सारा इन्वेस्ट कर रखा था, उसमें से कुछ अमाउंट कट भी गए और इतने अमाउंट आ गए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी कैपिटल उनके शेयरिंग रेशियो के हिसाब से पर्याप्त है, फाइनल रेशियो के हिसाब से है। ये हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गए। अब सर इसके बाद में नई बैलेंस शीट बनेगी, और नई बैलेंस शीट क्या रहेगी? लिखा है क्वेश्चन के अंदर अनचेंज्ड रहेगी। ठीक है जी। किसके हिसाब से? क्या सर कैपिटल भी अनचेंज्ड रहेगी? नहीं सर, वो तो वही आएगी जो हमने निकाली है फाइनल, ए बी पी और क्यू की वही कैपिटल है जो बैलेंस सीडी में लिखी हुई है। रिजर्व्स देखो अनचेंज्ड है क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूट करके वापस क्रिएट कर लिए, क्रेडिटर्स वही है, बिल्स पेबल वही है, प्लांट एंड मशीनरी की वही वैल्यू है। क्यों? क्योंकि एक बार हमने वैल्यू कम करी थी, वापस से उसको इंक्रीज भी कर दिया था। बिल्डिंग की वैल्यू वही है, डेटर की वैल्यू वही है, स्टॉक की वैल्यू वही है, लेकिन कैश की वैल्यू वो नहीं है। क्यों? क्योंकि सर कैश में पी और क्यू 3,05,000 ईच लेकर के आए हैं, और ऊपर लिखा भी था कि सारी चीजें ऑल्टर हो जाएगी, कैश ऑल्टर नहीं होगा। क्यों? ओ सॉरी, सारी चीजें, कोई भी चीज ऑल्टर नहीं होगी, ये स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि कोई भी चीज ऑल्टर नहीं होगी लायबिलिटी और एसेट्स के एक्सेप्ट कैश, यानी कि कैश ऑल्टर होगा,
कैश ऑल्टर होगा, ये तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई पैसा लेके आएगा या कोई पैसा लेकर के जाएगा तो कैश तो ऑल्टर होना ही है ना। तो यहाँ पे लेके तो कोई निकाला तो किसी ने नहीं था। 1.5 लाख रुपए पुराना बैलेंस था, पी और क्यू 3,05,000 ईच लेकर के आए थे, तो नया कैश कितना बन गया, 6,60,000 रुपए हो गया। अब सर कभी कभी दिक्कत ये आती है बच्चों के साथ में, कभी कभी दिक्कत ये आती है बच्चों के साथ में ना, बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही सर, सारी वैल्यूज वही डाल दी है फिर भी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही। पता है क्यों? क्योंकि देखो तुम लोगों ने यहाँ पे जो कैश के बैलेंस होते हैं उसके अंदर गड़बड़ी की होती है, ऊपर से तो ये टीप करके तुम यहाँ पे लिख देते हो, ये चारों की कैपिटल यहाँ पे लिख देते हो, लेकिन यहाँ पे कैश को ऑल्टर करना भूल जाते हो। अरे भाई सिंपल सी बात है, आपने कैश की 2 एंट्रीज की है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो उसको भी तो एडजस्ट करो। और वो क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू पी टू क्यू, तो कैश डेबिट हुआ यानी कि कैश बढ़ा है तो कैश को बढ़ाओ। तो यहीं पे सबसे ज्यादा जो है ना बच्चे गलतियां करते हैं। ठीक है, ये असाइनमेंट आप लोगों के पास में है, ये क्वेश्चन आपके पास में है, ठीक है, और किस तरीके से करेंगे ये हम लोगों ने डिस्कस किया। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखना जरा, डी, बी और एम 3 पार्टनर थे, ठीक है जी, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 2:2:1। ओके, इनकी बैलेंस शीट इस तरीके से थी, ठीक है सर। यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के साथ में क्या होता है ट्रीटमेंट, हम लोगों को मालूम है, अगर कुछ ना दिया हो क्वेश्चन के अंदर, अगर एडजस्टमेंट में नहीं दिया हुआ होगा तो हम क्या कर देंगे, ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और अगर लिखा हुआ होगा कि सर नहीं जनरल रिजर्व यही रहना है तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही होगा, ठीक है। उनकी कैपिटल इतनी इतनी थी, 12,12 और 5,000, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेंट्री। सर ये क्यों देख रहे हो आप, मेरे से बहुत से बच्चे कहते हैं सर ये क्यों देख रहे हो आप, पता है मैं क्यों देख रहा हूं, यहाँ पे ना कभी कभी लिखा हुआ होता है लॉस टू डेट या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जैसे ये जनरल रिजर्व दिया हुआ है। तो इसलिए ना एक बारी चेक कर लेना चाहिए, ठीक है, एसेट्स और लायबिलिटी साइड पे, ठीक है जी। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इन लोगों ने एक पार्टनर मिस्टर मिस्त्री को जो है वो एडमिट किया और वो लेकर के आएंगे 5,000 रुपए एज अ कैपिटल, ठीक है जी। और उसके बाद में लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। अब इसके बाद में एक बार चेक कर लो, यहाँ पे कोई भी बात नहीं हो रही गुडविल की, यहाँ पे कोई भी बात नहीं हो रही इसकी गुडविल की अभी तक, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसका मतलब ये कैश में गुडविल नहीं लेकर के आया, कुछ पॉइंट्स हमारे को दिमाग में भी रखने जरूरी है ना भाई, प्रैक्टिस करते करते, देखते देखते, क्वेश्चन करते करते दिमाग में ये तो आता ही है ना कि हाँ हमारे को क्या क्या जरूरतें हैं। तो कैपिटल है, गुडविल ये कैपिटल कैश में नहीं लेकर के आया, और गुडविल के बारे में शायद अभी तक कुछ दिया भी नहीं हुआ। आगे लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई 2,500 रुपए से, और फर्नीचर डिक्रीज हो गया 10% से। सर क्या जनरल एंट्री होगी इसकी, जल्दी से बता दो मेरे को, इन्वेंट्री की क्या जनरल एंट्री होगी इंक्रीज की, बोलो सर। इन्वेंट्री डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्कुल सही, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और फर्नीचर डेप्रिशिएट हुआ है तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 10% से। अच्छा, अब इसके बाद में लिखा हुआ है रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट शुड बी प्रोवाइडेड 10% ऑन ट्रेड रिसीवेबल। आ जाओ जी यहाँ चेक कर लेते हैं, ट्रेड रिसीवेबल कितने थे, ये थे 5500, तो 5500 रुपए का अमाउंट बना देंगे। कभी कभी ना क्वेश्चन के अंदर एक लोचा दिया हुआ होता है, सुन लो, इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ फिर भी सुन लो, मेरी इच्छा हो रही है बताने की। मान लो यहाँ पे ये दिया हुआ होता, ये नहीं दिया होता, ऐसे लिखा होता 5500 और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स यानी कि प्रोविजन कितने के 500 रुपए के, और आउटर कॉलम में दिया हुआ होता 5,000 रुपए, डेटर्स जो थे वो 5,000 रुपए के दिए हुए होते, और नीचे लिखा हुआ होता कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें बनाने हैं 10%। 10% की जगह इसको कर देते हैं कितना, 15% कर देते हैं। अगर ऐसा दिया हुआ होता तो क्या होता, सर मेरे को जरा बताना कि हमारे क्या नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 15% जो है वो कितने बन जाएंगे, बोलो 5500 के ऊपर। चलो मत बताओ, कोई बात नहीं, मैं ये कहता हूं, मतलब जवाब दोगे कैलकुलेशन करोगे उससे बेटर मैं ही बता देता हूं। यहाँ पे अगर हमारे प्रोविजन जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं,
अगर प्रोविजन एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं, मान लो ये पुराना प्रोविजन 500 रुपए था और नया प्रोविजन जो है वो 700 रुपए है, 700 रुपीज है। नया प्रोविजन 700 है, तो आप 700 माइनस करके 500, क्योंकि वो एग्जिस्टेंस में था। फिर 200 रुपए की रिकॉर्डिंग आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर करोगे। हाँ सर, ये तो जाहिर सी बात है, ये तो हमें पता ही था। क्यों पता था? क्योंकि सर पहले से हमारा प्रोविजन 500 का बना हुआ है, यानी कि लाइबिलिटी बनी हुई है, और लाइबिलिटी में अगर इंक्रीज हुआ है तो ही रिवैल्यूएशन इफेक्ट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा प्रोविजन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है तो ही हमारे रिवैल्यूएशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। हालांकि यहाँ क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर दिया होता तो इस तरीके से होता। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एनहांस बाय, यानी कि इंक्रीज हो गई। कितने से? 20% से इंक्रीज हो गई। तो क्या एंट्री हो जाएगी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वैल्यू ऑफ गुडविल बी फिक्स्ड एट, यानी कि इन्होंने वैल्यूएशन किया है गुडविल का 15,000 रुपए। आ गया ना गुडविल का पॉइंट? अब गुडविल का पॉइंट आ गया, अब इसका शेयर निकालेंगे हम मिस्त्री का, और उसके अंदर फिर गुडविल को एडजस्ट करेंगे। चलो जब आएगा तब देखेंगे, जब करना होगा तो। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास में गुडविल का पॉइंट भी हमारे पास में आ गया है, और दिमाग में क्या रखना है कि वो गुडविल कैश में नहीं लेकर के आया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जनरल रिजर्व टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। धन्यवाद सर, अगर आप नहीं भी बोलते तो भी हम यही करते। ठीक है। अनलेस एंड अनटिल नॉट गिवन इन क्वेश्चन के सर इसको री एस्टेब्लिश करो, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट ही करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शैल बी 5:5:3:2, 5:5:3:2। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। नीचे पढ़ते हैं एक चीज, द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी इंक्लूड 1,000 रुपीज ड्यू टू मिस्टर सेन विच हैज बीन पेड बाय मिस्टर दलाल। मिस्टर डी एक पार्टनर थे। ठीक है जी। नेसेसरी एंट्री वॉज नॉट मेड इन बुक्स। हाँ जी, सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे जो हमारी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है कितने की है? सर 1,500 रुपीज की है। यहां बात हो रही है 1,500 में से 1,000 रुपीज की, यानी कि रिमेनिंग 500 कहां जाएगा? सर न्यू बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि उसका कुछ नहीं हुआ। 1,000 रुपीज की जो लाइबिलिटी थी उसको टेक ओवर कर लिया है। किसने? मिस्टर सेन ने। मिस्टर सेन ने। तो ये एक लाइबिलिटी थी। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी क्या थी? सर एक लाइबिलिटी थी। पार्टनर जिसने लिया है उसकी कैपिटल क्या थी? सर वो भी एक लाइबिलिटी थी। एक लाइबिलिटी घट रही है, दूसरी लाइबिलिटी बढ़ रही है। सर ये तो समझ में आता है कि ये टेक ओवर कर लिया तो ये लाइबिलिटी घट जाएगी। ये सेन की कैपिटल बढ़ कैसे जाएगी? यानी कि सेन के टुवर्ड्स लाइबिलिटी कैसे बढ़ जाएगी? क्यों? सेन नहीं, सॉरी, ये दलाल के टुवर्ड्स, मिस्टर डी के टुवर्ड्स उनकी कैपिटल कैसे इंक्रीज हो जाएगी? मुझे समझ नहीं आ रहा सर, जरा समझा दो। अच्छा समझा देता हूं। सीधी सी बात है, तुम और मैं पार्टनर थे और कोई आउटसाइडर था। लाइबिलिटी किसकी थी? फर्म की थी ना, उसके टुवर्ड्स। मैंने उसको सिर्फ सेट कर दिया, यानी कि मैंने कहा मैं दे दूंगा तेरे को। तो इसका ये मतलब है कि मैं उसको पे कर दूंगा और फर्म से नहीं लूंगा क्या? सर फर्म की लाइबिलिटी जो है पहले सेन के टुवर्ड्स थी और उसको मैंने टेक ओवर कर लिया तो मेरे टुवर्ड्स हो गई है। यानी कि 1,000 रुपए से जो कैपिटल मेरी थी वो क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी टू सेन, नहीं इसका नाम था डी, मैं बार बार सेन बोल रहा हूं, सेन तो क्रेडिटर था जिसने लेना था। ठीक है जी, टू डी। ये एंट्री बनेगी इसकी कितने से? 1,000 रुपए से। तो डी का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि सर फर्म की लायबिलिटी टुवर्ड्स डी बढ़ गई है। पहले उसने सेन को देना था, अब डी को देना है। बात समझ में आई? अच्छा जी, बस खत्म क्वेश्चन। आ जाओ जी, क्वेश्चन को देख लिया था हमने। लो जी सॉल्यूशन देख लो। जो हमने कहा था वही सब चीजें यहां पे दी हुई हैं। इन्वेंट्री बढ़ गई है, लैंड बढ़ गई है। ठीक है जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट हो गया, यानी कि एक लाइबिलिटी थी।
कितने का? 550 रुपए का, 10% था ना, ठीक है, 5500 रुपए का। और फर्नीचर एंड फिक्सचर्स घट गए तो 650 रुपए से। अब हुआ क्या है, ये सारी प्रोसेस के अंदर कुछ प्रॉफिट्स हुए हैं जो कि ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बट गए, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ओल्ड पार्टनर के अमंग बट गए। सर अब इसका हमने रिवर्स एंट्री क्यों नहीं की पिछले क्वेश्चन की तरह? इसलिए नहीं की क्योंकि क्वेश्चन नहीं कह रहा। क्वेश्चन के साथ जबरदस्ती थोड़ी करोगे, वो थोड़ी ना कहा है उसने कि भाई जो वैल्यूज थी उसको चेंज नहीं करना एसेट्स और लायबिलिटी की, यानी कि बैलेंस शीट एज बिफोर रहनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन ने नहीं बोला। ठीक है सर, ये इनके प्रॉफिट्स थे जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। चलो जी, और हमने ना सब कुछ निकाल लिया। ये मेरे ख्याल में आप लोगों को करना आता है, बखूबी आता है। इस पूरी प्रोसेस के अंदर डी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 115, 1/15। बैनर्जी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/15। और मैलिक ने, एम ने कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया। और इनका सेक्रीफाइस मिस्त्री ने गेन किया 2/15। देख लो, दोनों को ऐड करके 2/15 ही बनता है। अब सोच करके देखो, जो गुडविल है कितने की? 15,000 रुपए की, 15,000 रुपए की गुडविल है ना, उसमें जो न्यू पार्टनर है मिस्त्री, उसका शेयर कितना था? उसका उसने क्या नाम है गेन कितना किया था? सर 2/5 किया था, 2/5 किया था, तो वो पे करेगा 2/5। यहाँ पे देखो 1/5 लिखा हुआ है, 1000 ईच भी लिखा हुआ है आगे। हम ये तो पढ़ते नहीं है, हमें क्या निकालना है? देखो ध्यान से देखो, 15,000 के अंदर कितना गेन किया इसने? सर 2/15 गेन किया, वो निकालो सर, कितना? 2000 आता है। ठीक है जी। अब 2000 में इन्होंने इक्वली दिया है ना, 1/15 1/15, तो इन दोनों को मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? डी को और बी को कितना? 1,000 रुपया। ठीक है, यहाँ पे 1000 ईच लिखा हुआ, ठीक है, ओके। तो ये 1,000 रुपए इनको रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? सर जो हमारे को पैसा देता है उसका अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो किसने दिया? एम ने दिया। एम टू डी टू बी 2000, अपना 1000 और 1000, ये इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर दिखाई देगी। और रिजर्व्स का क्या करेंगे हम? जो रिजर्व दिए हुए थे ना क्वेश्चन के अंदर, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ओल्ड पार्टनर के अमाउंट, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। रिवैल्यूएशन आ गया, ये इनकी ओपनिंग कैपिटल्स दी हुई थी, ये जनरल रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूट हो गए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। कैश मिस्त्री भाई साहब कितने लेकर के आए थे? 5,000 रुपीज लेके आए थे, उसकी एंट्री लिखी हुई है। ये जो अभी हमने गुडविल किया उसकी एंट्री लिखी हुई है। ठीक है जी, ये इन दोनों के अकाउंट क्या हो गए? क्रेडिट हो गए, और मिस्त्री का अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टू दलाल एंड बनर्जी, और यहाँ पे 2,000 रुपीज लिख सकते हो। ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। वैसे ये भी ठीक है कि कितना कितना दिया है, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल इफेक्ट तो उसका 2,000 रुपए का आया है ना। ठीक है जी। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी किसने ले ली थी? डी ने ले ली थी। उसकी जर्नल एंट्री मैंने भी बताई थी कि डी का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट से इन भाई साहब तीनों को प्रॉफिट्स हुए थे, वो हमने यहाँ कोट कर दिए। इनको रिवर्स मत कर देना, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि पार्टनर्स कैपिटल से एडजस्ट करना है। तो कुल मिलाकर के ये पहले वाले से लड्डू था। अब देखो यहाँ इफेक्ट देख लो जरा, मिस्त्री 5,000 रुपए लेकर के आया था और कैश में गुडविल नहीं लेके आया था, तो हमने उसका उतना पैसा कम कर दिया 2,000 रुपए, तो उसकी फाइनल कैपिटल कितनी रह गई? 3,000। और इन लोगों की कितनी रह गई? इतनी। ये तो टेक्निकली सही भी है, बाकी सारी बैलेंसिंग फिगर है। ओके, न्यू बैलेंस शीट, सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। पहले तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ऊपर की तरफ लिखना है, नीचे की तरफ नहीं लिखना।
ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। इन सब की कैपिटल हमने फाइनल कैपिटल लिख दी जो हमारे पास में थी। जिस चीज के अंदर जो जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस उतने उतने से हम कोट करेंगे। अब देखो ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर हमने प्रोविजन बना दिए है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट लिखा हुआ है। कैश इन हैंड हमारा 140 रुपए है और कैश एट बैंक 5960 है। इसके अंदर कैसे है, ये पुराने वाले कैश के अंदर हमने क्या कर दिया, 5000 रुपए और जोड़ दिए होंगे जो वो भाई साहब लेकर के आए थे नए वाले, ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा जी,